Hello everyone. This video is about how to make a revision plan for the beginners. तो अभी जैसे जो लोग दिसंबर 24 का एग्जाम देने वाले हैं तो उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि उनका रिवीजन प्लान जो है वो बनना कैसे चाहिए, राइट। एक रिवीजन प्लान खुद को बनाना भी आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आज आई हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिफोर गोइंग टू माई हॉस्पिटल। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अभी रिवीजन ऐसा है ना, कुछ लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर लिया होगा, कुछ लोगों ने अभी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया होगा, राइट। कोई सेल्फ स्टडी पे रिलाई करता है और कोई कोचिंग पे रिलाई करता है, राइट। जब आप कोचिंग में होते हो ना, तब आपको जो सब्जेक्ट कोचिंग में चल रहा है वो उसके हिसाब से आपको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। वो लोग 3.5 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका भी गोल यही होना चाहिए कि जो उनकी पहली रिवीजन होगी ना, वो 3 मंथ्स में जो वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट। अभी अगर हम लगा के देखें तो जुलाई से मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम जनवरी में होगा, तो हमारे पास अच्छे खासे 6-7 महीने हैं अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, राइट। तो हमें, चाहे आप कोचिंग में चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको 3 मंथ्स में एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ऑल 19 सब्जेक्ट्स। अब वो आप डिसाइड करोगे कि आपको कितने दिन, कितने सब्जेक्ट, कितना टाइम जो है वो एक सब्जेक्ट को जो है वो देना है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी पहले से तैयारी कैसे है। जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, पीएसएम, इन्हें ज्यादा दिन की जरूरत पड़ेगी, छोटे सब्जेक्ट्स को कम दिन की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, राइट। रिविजन प्लान जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, राइट। तो पहले 3 महीने में जो है वो आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है, एक बार पूरे 19 सब्जेक्ट जो है वो आपको खत्म करने हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास 3 मंथ्स बचते हैं। उन 3 मंथ्स के अंदर आपको फिर उसे डिवाइड करना पड़ेगा 1 मंथ और 1 मंथ के अंदर, राइट। 3 मंथ्स जो आपके पास बचेंगे तो उसमें 1 महीने के अंदर एक और रिवीजन, फिर एक और रिवीजन, फिर एक और रिवीजन। और ट्राई की जो आपका लास्ट वाला मंथ है उसमें आप 2 रिवीजन दे दो 15-15 डेज के। जैसे जैसे हम प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाते हैं, सेकंड थर्ड रिवीजन पे हम पहुंचते जाते हैं, तो आपको जो वो अपने नंबर ऑफ डेज कम करने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट। जैसे इनिशियली अगर आपने पैथो को 5 दिन दिए थे, तो बाद में आपको पैथो को 3 दिन देना, फिर 2 दिन देना, फिर 1 ही दिन देना, राइट। आपकी इंस्टिंक्ट जितने क्विक हो जाने चाहिए कि आपको पैथो याद हो चुकी है, अब आपको पूरे 5 दिन की जरूरत नहीं है, वो आप 3 दिन में कवर करोगे, फिर आगे जाके 2 दिन में करोगे, फिर 1 दिन में भी कवर करोगे, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके रिवीजन प्लान में हर चीज लिखी हुई होनी चाहिए कि मेरे को पैथो रिवाइज करना, तो पैथो कहाँ से रिवाइज करनी है, रैपिड रिवीजन से रिवाइज करनी है, प्लस साथ में उसके क्वेश्चंस करने हैं, मेरे को मैम की वीडियोस देखनी है। वो डिपेंड, आपको अपना रिवीजन प्लान उस तरीके से बनाना पड़ेगा, है ना। अब आती है बात की जीटी कब देना है। तो जीटी देना है जब आपकी पहली एक रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाए, लाइक आपने 3 मंथ्स के अंदर वो पूरी रिवीजन जो है वो कंप्लीट कर ली है, उसके बाद जो है वो आपको अपना फर्स्ट जीटी देना है। क्योंकि अगर आप मिड वे में जीटी दोगे तो आपके कम मार्क्स आएंगे, फिर आपको बहुत ज्यादा जो है वो डिमोटिवेटेड फील होगा, फिर आप दोबारा जीटी दोगे ही नहीं। और अपना कम से कम आप इतना रखना, मैं तो उन लोगों की बात नहीं मानती जो कहते हैं 3 जीटी बहुत होते हैं। हर किसी का अपना अपना होता है, लाइक मैंने तो 7-8 जीटी दिए थे, तो आराम से जीटीज देना। एग्जाम से 10 या 20 दिन पहले जो है, 10 या 15 दिन पहले जो है वो जीटी देना जो है वो छोड़ देना, तब कोई पॉइंट नहीं है। बट डेली जो है वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर एक और प्रॉब्लम आती है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करें या पूरा क्यू बैंक सॉल्व करें। नहीं, पूरा क्यू बैंक जो होता है वो हमेशा टॉपिक वाइज होता है, तो टॉपिक वाइज आपको सॉल्व नहीं करना है। वो जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं 3rd 4th 5th ईयर में, वो तब के लिए होता है। अभी राइट नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व पीवाईक्यूज। अभी आपको सबसे ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड आई वुड से कि आप एफएमजी के भी करो और साथ में जो है वो नीट पीजी के भी करो, लास्ट 5 ईयर्स, कोई 3 ईयर्स नहीं, दोनों के 5-5 साल के, पिछले साल के करो आप। क्योंकि नीट पीजी जितना आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि नीट पीजी में भी रिपीटेटिव टॉपिक्स कौन से हैं। नीट पीजी के रिपीटेटिव टॉपिक्स भी आप प्रिपेयर करो, क्योंकि एग्जाम का लेवल हमारे वाले का काफी बढ़ चुका है अब, राइट। तो 3 महीने में अपना फर्स्ट रिविजन कंप्लीट करो, उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपने नंबर ऑफ डेज को घटाते जाओ डेली, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग डेली क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, मेरे को पता है जब इनिशियली क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उनसे डर भी लगता है, बट उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे आप सीख रहे हो उस चीज को, है ना। बहुत ही नॉर्मल है कि आपकी जो है वो गलतियां भी होंगी, और गलतियां होती हैं, सबकी होती हैं, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, ठीक है। तो अब आता है कि हम कौन सा प्रेफर करें, अपना कौन सा मोड, कौन सा सोर्स प्रेफर करें। जिस सोर्स से आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है, प्लीज उसी को ही प्रेफर करो। मैंने पहले भी बताया था कि कोचिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, फिर भी लोगों ने उसमें कमेंट करा था मैं अभी भी कंफ्यूज। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो आप जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। भाई अगर आप सेल्फ स्टडी के आवर्स निकाल सकते हो तो सेल्फ स्टडी करो, अगर नहीं निकाल सकते, पहले भी कुछ नहीं पढ़ रखा, तो कोचिंग करो, सिंपल एज दैट। वही वाला जो है वो सोर्स फॉलो करने की कोशिश करो जो आपने अपने एमबीबीएस के टाइम पे किया, 4th 5th ईयर, 3rd 4th 5th ईयर में किया। सिंपल, बहुत ही तो सिंपल मैथमेटिक्स है, पता नहीं क्यों इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो अपने लिए, है ना।
तो अभी आती है कि अब हम कौन सा सोर्स यूज करें। लाइक मैंने, मेरे से पूछते हैं ना मैंने कौन सा सोर्स यूज किया था, मैंने प्रेप लैडर यूज किया था। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, नॉर्मल है कि मैंने प्रेप लैडर यूज किया था। बट आई वुड से कि प्रेप लैडर का क्यू बैंक जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आई डेंट लाइक इट। उसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग अच्छी नहीं है, उसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है। या तो वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बनाता है या बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनाता है। लाइक ऐसे दोनों तरीके के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। पेपर में क्वेश्चन आते हैं अच्छा फ्रेम्ड क्वेश्चन जिसके ऑप्शंस अच्छे हो। हमेशा क्वेश्चन जो होता है वो तो ईजी ही होता है, हम क्वेश्चन में नहीं फंसते, हम फंसते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस कितने क्लोज हैं वो आना चाहिए आपको। मतलब एमसीक्यू सॉल्व करना इज एन आर्ट इन इटसेल्फ, ठीक है। तो मेरे को प्रेप लैडर एज अ सोर्स, एज अ पढ़ाई, एज टीचर्स, एज फैकल्टी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। लाइक टू द पॉइंट पढ़ा रखा है, उसके अंदर कुछ भी बियॉन्ड द पॉइंट या फिर लेस देन द पॉइंट नहीं है। सो प्रेप लैडर बेस्ट है अपनी। मैं तो कहती हूँ नीट पीजी के लिए भी बेस्ट है। मैं अभी भी वही फॉलो कर रही हूँ, मैं कोई मैरो वैरो पे स्विच नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेरे को मेरा सोर्स चेंज करना चाहिए अभी भी, ठीक है। तो मैंने प्रेप लैडर यूज किया था, बट द थिंग इज वहां पे क्वेश्चंस अच्छे नहीं। अब प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चंस कहाँ से लाए डेली डेली। देखो मेरे को पता है थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, बट मैं ऐसे भी नहीं कह रही हूँ कि अपने पेरेंट्स को डेली बोलो कि आज ये खरीदना आज वो खरीदना है। ट्राई टू फिगर आउट पहले खुद से, क्योंकि मैरो की टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लाइक मैरो के जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, मैरो के जो क्वेश्चंस है वो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैंने खुद ने मैरो के टेस्ट सीरीज दिए थे, मैंने खुद ने मैरो के जीटीज दिए थे। इनिशियली आप फ्री जीटीज देकर ट्राई करो, पहले मैंने भी इनिशियली फ्री जीटीज दिए थे, उसके बाद मैंने जो वो खरीदा था। तो फ्री जीटीज जो थे उनमें भी मेरा, अगर आपके मैरो में 200 प्लस स्कोर हो रहा है ना तो आपका एग्जाम में भी होगा। लाइक मेरा मैरो के अंदर 205, 208, 210 इतना स्कोर रहता था, तो पेपर में भी 212 नंबर है। जितना भी आप जीटी में स्कोर करते हो लमसम +-10 उतना ही आप मेजरली जो है स्कोर करोगे अपने एग्जाम में भी। तो जीटी को ऐसे ही मत लो कि ठीक है यार जीटी में तो इतने कम मार्क्स आ रहे हैं मैं पेपर में देख लूंगा। नहीं, प्लीज नहीं, अपने आप को किसी भी फॉल्स बिलीफ में मत रखो। जीटीज में मैक्सिमम मेहनत करो, अपनी जीटी को भी एक एग्जाम की तरह ही दो, राइट। तो मैं कहूंगी कि प्रेप लैडर एज अ सोर्स टू स्टडी एंड मैरो एज अ सोर्स फॉर एमसीक्यूज इज द बेस्ट। एमसीक्यूज के लिए मैरो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, चाहे आप उसकी मिनी टेस्ट सीरीज ले लो, चाहे आप उसकी टेस्ट सीरीज, चाहे आप उसका क्यू बैंक देख लो, बहुत अच्छा है। कंप्लीटली फ्रेम्ड क्वेश्चंस वैसे होते हैं जैसे जो एग्जाम में आते हैं, ऑप्शंस बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि एग्जाम में आते हैं। तो हमारा मेन मोटिव ही ऐसे कि हमें प्रिपरेशन ही ऐसे करनी है कि जैसे मैं एग्जाम में ही बैठी हूँ। हर बार जीटी ऐसे ही देना है कि जैसे हम एग्जाम में ही बैठे हैं, किसी भी चीज को कैजुअली नहीं लेना है लाइफ में, राइट। लाइक एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आती है, अब मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि रिविजन प्लान कैसे बनता है, और मैंने ये भी बता दिया कि आपको अपना कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए। कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग के टाइम पर जो भी कोचिंग में सब्जेक्ट चल रहा है डेली आके रिवाइज करो, क्वेश्चंस डेली जरूर करो। भले कोचिंग में आपको वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं या चाहे नहीं करवा रहे, पर आप डेली करो ताकि आपके पास डाउट्स हो। जब आप अगले दिन क्लास में जाओ तो आप सर से पूछो, सर यहाँ पे मेरा ये गलती क्यों हुई है। आप अपने डाउट्स डेली बेसिस पे क्लियर करो, राइट। ओके फाइन। तो अब जस्ट वन मोर थिंग लास्ट में, कि मैंने मेरी एक इंटीग्रेटेड नोटबुक बना रखी है। इंटीग्रेटेड नोटबुक का मतलब है वहां पे मैंने सारे सिस्टम्स इंटीग्रेट कर रखे हैं, कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनोलॉजी, एंडोक्राइन, रोमेटोलॉजी इंटीग्रेट कर रखे हैं फ्रॉम पैथो, फार्मा, मेडिसिन एंड सर्जरी में से। ये 4 सब्जेक्ट्स को मैंने सारे सिस्टम्स में से इंटीग्रेट करके एक सिंगल नोटबुक में लिखा हुआ है, दिस वन। और इसको मैंने जो है वो पूरा एक पीडीएफ में कंप्लीट इंटीग्रेट कर लिया है, पूरे पीडीएफ में डाल लिया है। So the PDF is for 246 pages. 246 pages की complete पैथो फार्मा मेडिसिन एंड सर्जरी ये कंप्लीट एक जगह लिख लिया है, विद जनरल फार्मा भी लिखी हुई है एंड जनरल पैथो भी लिख रखी है मैंने, राइट। अपार्ट फ्रॉम द सेल इंजरी नहीं है उसके अंदर, यहाँ पे सिर्फ सिस्टम्स इंटीग्रेटेड है, राइट। तो ये इफ यू वांट यू ऑल कैन बाय इट फ्रॉम मी, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग माय ओन रिविजन प्लान फॉर नेक्स्ट 6-7 months if you want it along with the integrated notebook. Revision plan is for free but integrated notebook is paid. You all can DM me on Doctor with Anxiety and Telegram पे भी आप DM कर सकते हो to buy it. And I thought कि मैं इसे थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करना चाहती हूँ बिकॉज बहुत मेरे को बहुत यूजफुल थी ये। अगर आपको चाहिए इट्स ऑल अपॉन यू, इफ यू वांटेड यू कैन टेक इट। एंड आप खुद से बनाना चाहते हो खुद से भी बनाओ यार, 4th-5th ईयर वाले खुद से बनाओ, बट अभी जिनका एग्जाम है उनके पास टाइम नहीं है। बट अगर आप 3rd, 4th, 5th ईयर में बिल्कुल पढ़ाई करो, खुद से बनाओ अपनी इंटीग्रेटेड नोटबुक। बट जिनके पास टाइम नहीं है दे ऑल कैन DM मी टू बाय दिस अलॉन्ग विद द रिविजन प्लान फॉर नेक्स्ट 6-7 months. थैंक यू सो मच, आई होप आई मेड माई पॉइंट्स वेरी क्लियर। कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, कोचिंग है तो कैसे रिविजन करना है, कोचिंग नहीं है सेल्फ स्टडी है तो कैसे रिविजन करना है, आई मेड माई पॉइंट्स वेरी क्लियर है। अब कोई भी कॉमेंट सेक्शन में बोलेगा कि अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है, एक
एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में सारी फैकल्टी नहीं होती, दैट्स वेरी ट्रू। तो आपने लिए कि आप कंफ्यूजन ही क्रिएट करते रहोगे? नहीं, आप वो वाली फैकल्टी की वीडियोस देके पढ़ाई कर लो, उस वाली क्लास में मत जाओ। सिंपल ना बात। तो थोड़ा सा अपने आप से भी फिगर आउट करो। आप मेडिकल स्टूडेंट हो, कोई 10th या 11th क्लास के बच्चे नहीं हो यार कि सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी, आपको अलग अलग जगहों से ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड।